हेलो दोस्तों, मैं रवि डालमिया अनअकैडमी में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है डॉक्टर रवि डालमिया। मैंने पीएचडी की है आईआईटी कानपुर से और मुझे 14 ईयर का एक्सपीरियंस है और मैंने मेन सब्जेक्ट पढ़ा रखे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैथ्स। अनअकैडमी ने एक प्लेटफॉर्म चालू किया है जिससे कि आप होमवर्क के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अब क्या एडवांटेज है? अगर हम लोग क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं और आयोनिक लेते हैं। प्लस लेने पे आपको क्या मिलेंगी बच्चों? लाइव क्लास मिलेंगी, वीकली टेस्ट मिलेगा, क्रैश कोर्स मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सरसाइज मिलेगा। आयोनिक क्लास लेने पे आपको पर्सनल कोच मिलेगा। पर्सनल कोच का मतलब जैसे हर आदमी को तैयारी करने के लिए एक पर्सनल आदमी चाहिए होता है जो इससे अपने डाउट पूछ सके, अपने कोई भी कंफ्यूजन है वो पूछ सके, तो इसमें आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एजुकेटर्स मिलेंगे, स्टडी बूस्टर सेशन मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेगा एंड सो ऑन। तो बच्चों, आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन का चार्ज क्या है? 14 मंथ का ये चार्ज है, 18 मंथ का ये चार्ज है, 12 मंथ का ये चार्ज है और अगर आप क्या कहते हैं निकलेंगे तो ये चार्जेज है। आप देख रहे होंगे किसमें फायदा है, 24 मंथ वाले के लेने में और 18 मंथ का लेने में ज्यादा फायदा है। और अगर आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो मेरा कोड है रवि D10। ये कोड यूज करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर? आगे और भी हमारे यहां चलते हैं तो लाइव मैग्नेटिक प्रोडक्ट है। अब देखिए, स्पेशल क्लास फीचर्स भी हैं, इंटरेक्टिव क्लास सेशन होते हैं, पोस्ट फॉर रेज ए हैंड, नेवर मिस ए क्लास, लेक्चर नोट्स एनी टाइम एनीवेयर। अब अनअकैडमी ने एक और बड़ा काम किया है कि हम लोग ने एक डाउट सेशन चालू किया है। अनअकैडमी आस्क ए डाउट। आप जितने डाउट हैं आपके पूछिए, जितने भी डाउट हैं उसके सलूशन आपको कभी भी कोई डाउट पूछ सकते हैं, उसका सलूशन आपको भेज दिया जाएगा, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। क्या पढ़ाऊंगा बच्चों? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि स्ट्रेस है क्या? लोग कहते हैं आज दिमाग में बड़ा स्ट्रेस आ गया, तो लोग पूछते हैं स्ट्रेस है क्या? तो क्या बोलेंगे आप? देखिए, बॉडी दो तरह की होती है। पहले तो एक होती है बॉडी रिजिड। बॉडी क्या होती है? रिजिड। एक होती है बॉडी इलास्टिक। रिजिड अगर बॉडी है तो उसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन होगा। जैसे मेरा गाल है, मैं गाल को दबाऊं तो ये बॉडी, मेरा जो गाल है ये रिजिड है कि इलास्टिक है? इलास्टिक है। क्या है? इलास्टिक। तो आप कहेंगे कि सर दो बॉडी होती है। आपने कहा कि एक होती है रिजिड बॉडी होती है, एक बॉडी होती है रिजिड, ये बॉडी है रिजिड, और एक होती है इलास्टिक। कैसी बॉडी है? इलास्टिक। तो हम किसकी बात करेंगे? सॉम में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में किसकी बात करेंगे? रिजिड बॉडी की बात करेंगे कि इलास्टिक बॉडी की बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे इलास्टिक बॉडी की। किसकी बातें करेंगे? इलास्टिक बॉडी की बात करेंगे। तो यदि ये पेन है, मान लो ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिक? इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने फोर्स लगाया, गाल में क्या हुआ? गड्ढा हुआ, और फोर्स हटाने पे बॉडी अपनी ओरिजिनल अवस्था में वापस आ जाएगी। थप्पड़ मारा, गाल में क्या हुआ? चोट लगी, गड्ढा हुआ, और फोर्स हटाने पे गाल अपनी ओरिजिनल अवस्था में वापस आ जाए तो बॉडी क्या कहलाएगी? इलास्टिक। क्लियर? तो इलास्टिक का मतलब होता है लोड लगाने पे डिफॉर्मेशन हो, लोड हटाने पे बॉडी अपनी ओरिजिनल अवस्था में वापस आ जाए। तो हम लोग किसकी बातें करेंगे? रिजिड बॉडी की, इलास्टिक बॉडी की? इलास्टिक बॉडी की। तो मान लो ये पेन है, तो ये पेन है, मैं इस पेन को खींचूं तो ये पेन कहेगा मुझे मत खींचो। मैं इसको दबाऊं तो ये पेन कहेगा मुझे मत दबाओ। हर ऑब्जेक्ट या हर मटेरियल अपने चेंज का विरोध करती है। तो इस पेन को खींचूंगा तो इसके अंदर एक इंटरनल फोर्स पैदा हो जाएगा। क्यों पैदा हो जाएगा? कि मुझे मत खींचो। और मैं दबाऊं तो क्या पैदा हो जाएगा? ये कहेगा मुझे मत दबाओ। तो क्या पैदा हो जाएगा? क्या पैदा हो जाएगा? इंटरनल फोर्स। तो आप कहेंगे सर, अगर मैं पूछूं कि स्ट्रेस क्या होता है तो आप कहोगे कि सर अगर लोड लगाए, मान लीजिए ये इलास्टिक बॉडी तो लोड लगाए
क्या लगा है? लोड। तो इसके अंदर क्या पैदा हो जाएगा? एक स्ट्रेस। आप कहेंगे सर इसके अंदर एक इंटरनल फोर्स पैदा हो जाएगा, तो मैं कहूंगा इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्यों पैदा होता है समझ में आ गया। खींचूंगा तो पैर कहेगा मुझे मत खींचो, दबाऊंगा तो पैर कहेगा मुझे मत दबाओ। तो क्या है, आपसे कोई पूछे स्ट्रेस क्या होता है तो क्या कहोगे? इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। कोई पूछे स्ट्रेस होता क्या तो आप कहोगे स्ट्रेस इक्वल टू, सर आपने बताया भी कि ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो मैंने पूछा इसकी यूनिट क्या होगी, तो आप कहोगे सर फोर्स की यूनिट होती है क्या? न्यूटन। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किसी ने कहा इसकी डायमेंशन बता दो, क्या बता दो? डायमेंशन। तो न्यूटन की क्या होती है बच्चों? ml टी की पावर -2 और नीचे क्या है? मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। तो हो जाएगा बच्चों ये ml की पावर -1 टी की पावर -2। तो कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, क्या क्या पूछ सकता है इसमें? पहला क्वेश्चन व्हाट इज स्ट्रेस, दूसरा व्हाट इज यूनिट ऑफ स्ट्रेस, तीसरा व्हाट इज डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। तो क्या कहोगे? ml की पावर -1 टी की पावर -2। अब बच्चों आता है कि स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं। क्या आता है? स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं। आता है स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं कहूं कि स्ट्रेस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जैसे ये मेरा एरिया है, तो जब भी लोड लगेगा एरिया के परपेंडिकुलर, किसके लगेगा? एरिया के परपेंडिकुलर, तो कौन सा स्ट्रेस होगा? नॉर्मल स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस होगा? नॉर्मल स्ट्रेस। और जब भी एरिया की डायरेक्शन में लगेगा तो कौन सा होगा? शियर स्ट्रेस। तो कोई पूछे कि स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बोलोगे? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक नॉर्मल स्ट्रेस और एक क्या होता है? शियर स्ट्रेस। क्या कहोगे? जब भी एरिया के परपेंडिकुलर लगे तो क्या कहोगे? नॉर्मल स्ट्रेस। और जब एरिया की डायरेक्शन में लगे शियर। मैंने कान को खींचा, कौन सा स्ट्रेस पैदा होगा? नॉर्मल। क्यों? एरिया के परपेंडिकुलर। बाल को खींचा, नॉर्मल स्ट्रेस। नाक को खींचा, नॉर्मल स्ट्रेस। गाल को ऐसे किया, शियर स्ट्रेस, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन में। ऐसे किया, शियर स्ट्रेस। तो आप कहेंगे कि सर स्ट्रेस 2 प्रकार के होते हैं। स्ट्रेस आर 2 टाइप्स। स्ट्रेस आर 2 टाइप्स। पहला कौन सा होगा बेटा? नॉर्मल स्ट्रेस। दूसरा क्या होगा? शियर स्ट्रेस। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम लोग। इसको कहते हैं सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ताऊ से। तो कोई कहे कि लिखवाइए क्या होगा नॉर्मल स्ट्रेस, तो क्या बोलोगे? व्हेन। बोलो क्या लिखे? व्हेन फोर्स या लोड इज परपेंडिकुलर टू एरिया, देन नॉर्मल स्ट्रेस विल प्रोड्यूस। नॉर्मल स्ट्रेस इज प्रोड्यूस। और शियर स्ट्रेस क्या लिखेंगे? व्हेन लोड इज इन टेंजेंशियल मतलब एरिया की डायरेक्शन में। तो व्हेन लोड इज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन of area, then shear stress will produce। इतना क्लियर हो गया? तो कोई पूछे स्ट्रेस क्या है बता सकते हैं?
स्ट्रेस होता है इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। कोई पूछे कि स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस और एक होता है शियर स्ट्रेस। हम अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको कहा गया कि स्ट्रेस आपने बहुत पढ़ लिया, अब हम निकालने जाने स्ट्रेस एट ए पॉइंट। क्या निकालने जाने? स्ट्रेस एट ए पॉइंट, स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट। तो देखते हैं, तो क्या बताने जा रहे हैं? स्टेट ऑफ स्ट्रेस, स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट। 3D में बता रहे हैं बच्चों, 3D में एक बार समझ जाएंगे, कभी गलती नहीं होगी। पॉइंट को एक क्यूब के अंदर बंद कर दिया, ये कमरा है, ये कमरा है, ये कौन सी एक्सिस है? एक्स, ये क्या है? वाई, ये क्या है? जेड। यहां 3 प्लेन होते हैं, एक प्लेन होता है एक्स प्लेन, एक होता है वाई प्लेन, एक प्लेन होता है जेड प्लेन। द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्स प्लेन, the plane which is perpendicular to y axis is called y plane, and the plane which is perpendicular to z axis is called z plane। ये कौन सी एक्सिस है? x, तो ये कौन सा प्लेन होगा बच्चों? x प्लेन। ये कौन सा प्लेन होगा? y प्लेन। और ये क्या होगा? z प्लेन। मैंने कहा बच्चों ये कौन सा स्ट्रेस होगा? ये नॉर्मल होगा कि शियर होगा? तो आप कहोगे सर एरिया के परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा? नॉर्मल। मैंने कहा बच्चों ये कौन सा होगा? शियर, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन में। और फिर मैंने कहा ये बच्चों क्या होगा? शियर। तो अब मैं इसको नाम दूंगा, ये टाउ हो गया, ये टाउ हो गया। अब इसमें सब स्क्रिप्ट लिखूंगा। क्या लिखूंगा? सब स्क्रिप्ट। तो यहां पे देखिए सुनिएगा, यदि मैंने लिखा ए, यदि यहां पे लिखा मैंने ए बी, मोहन ए बी, तो ए बताता है प्लेन को, ए किसको बताता है? प्लेन को। और ये क्या बताता है? डायरेक्शन को, डायरेक्शन को। ये तो पक्का हो गया कि इस प्लेन में ये नॉर्मल होगा और ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों क्या होंगे? शियर। ये नॉर्मल होगा, ये दोनों क्या होंगे? शियर। तो ये नॉर्मल है। पहला सब स्क्रिप्ट क्या बताता है? प्लेन को। कौन सा प्लेन है? एक्स प्लेन। तो इसे क्या कहेंगे? एक्स प्लेन। और डायरेक्शन कौन सी है? एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स एक्स। क्यों एक्स एक्स हुआ? प्लेन है और डायरेक्शन क्या है? एक्स, सिग्मा एक्स एक्स। यहां क्या लिखेंगे? टाउ। कौन सा प्लेन है? एक्स। और डायरेक्शन कौन सी है? वाई। तो इसे क्या कहेंगे बच्चों? टाउ एक्स वाई। जल्दी से इसको बता दीजिए। टाउ प्लेन है एक्स और डायरेक्शन है जेड, डायरेक्शन है जेड। तो आप कहोगे सर 3D में हर प्लेन पे एक नॉर्मल होता है, 2 शियर होता है। एक नॉर्मल है, 2 शियर। इसी प्रकार से वाई प्लेन में भी एक नॉर्मल होगा, 2 शियर होंगे। और जेड प्लेन में भी एक नॉर्मल होगा और 2 शियर होंगे। तो आओ गाना गाते हुए आराम से करते हैं। बताइए ये क्या है? नॉर्मल की शियर? नॉर्मल। क्या नाम दे? वाई वाई। इसको क्या कहें? टाउ। कौन सा प्लेन है? वाई। डायरेक्शन कौन सी है? एक्स। और इसको नाम क्या दें? टाउ। शियर है ना? और प्लेन कौन सा है? वाई। और डायरेक्शन कौन सी है? जेड। और ये जेड प्लेन है। ये क्या होगा? सिग्मा जेड जेड। ये नॉर्मल की शियर शियर। और ये भी क्या? शियर। ये क्या होगा? टाउ जेड वाई। और ये टाउ जेड एक्स। तो इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें, किस फॉर्म में लिखना चाहें? मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो पहले एक्स प्लेन में एक नॉर्मल 2 शियर, वाई प्लेन में एक नॉर्मल 2 शियर और जेड प्लेन में एक नॉर्मल 2 शियर। तो जो एक्स प्लेन में आए उनको पहली रो में लिखेंगे, जो वाई प्लेन में आए उनको दूसरी रो में लिखेंगे, और जेड प्लेन में जो आए उनको तीसरी रो में लिखेंगे। तो क्या लिखें यहां पे? इस प्रकार से लिखेंगे कि नॉर्मल हमेशा डायगोनल पे आना चाहिए। डायगोनल कौन होता है? ये डायगोनल है कि ये डायगोनल है? मैट्रिक्स में दोनों डायगोनल नहीं होते, इसको कहते हैं डायगोनल। जैसे ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स में ये डायगोनल होता है, तो नॉर्मल टर्म कहां आने चाहिए? नॉर्मल टर्म कहां आने चाहिए? डायगोनल पे। तो हम कहेंगे सर ये होगा सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड। ये क्या होगा? टाउ वाई एक्स। और ये क्या? सिग्मा वाई वाई। और ये क्या? टाउ वाई जेड। और ये क्या? टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई। और यहां पे सिग्मा जेड जेड। देखिए पहली रो में कौन आया? एक्स प्लेन। वाई प्लेन के कोऑर्डिनेट दूसरी रो में,
और तीसरे जेट प्लेन के कहां पे, तीसरी रो में। इस प्रकार से आय कि नॉर्मल हमेशा कहां आता है, डायगोनल पे। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कोई पूछे, अब देखिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, सिस्टम में सॉम में या आगे जो भी पढ़ते हैं सॉम में सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब किसी ने कान आपके इधर खींचे तो आप इधर जाओगे, तो जितना इधर खींचेगा उतना कान इधर खींचना होना चाहिए। सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 होता है। नेट फोर्स 0 का मतलब सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए, और बॉडी रोटेट भी नहीं करनी चाहिए, और रोटेट ना करे इसके लिए सिग्मा एम इक्वल टू 0 होना चाहिए। आगे हम पढ़ाएंगे, अभी ध्यान रखिएगा अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। कोई मुझे आगे से खींचे तो पीछे भी उतना खींचेगा, कोई मुझे इधर खींचे तो मुझे इधर भी खींचने होने वाला होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम क्या होता है, इक्विलिब्रियम में। तो मैंने केवल एक तरफ दिखाया है, जो इधर है वही इधर होगा, जो ऊपर है वही नीचे होगा, जो इस दीवार पे है वही उस दीवार पे होगा। मैंने क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, कंफ्यूजन बढ़ता। तो सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में। सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में। तो अब आप कह सकते हैं, मैं पूछूं कि हर प्लेन में कितने नॉर्मल, हर प्लेन में एक नॉर्मल होता है और 2 सीयर होता है। एक्स प्लेन में एक नॉर्मल 2 सीयर, वाई प्लेन में एक नॉर्मल 2 सीयर, जेट प्लेन में एक नॉर्मल 2 सीयर। दिमाग में बस गया, आगे बढ़े चलिए। तो अब किसी ने कहा कि सर ये तो 3D में बता दिया, अब 2D में करने के लिए इसको जेड डायरेक्शन में दबाते चले जाओ। 2D में कन्वर्ट करना है तो जेड कंपोनेंट खत्म करने हैं तो इसको दबाते चले जाओ। किसको दबाते चले जाओ, ये क्यूब जो है इसको जेड डायरेक्शन में दबाते जाओ, जरूरी नहीं है जेड में दबाओ, आप वाई में भी दबा सकते हो, एक्स में भी दबा सकते हो, लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड लाने के लिए जेड डायरेक्शन में दबाते चले जाएंगे। दबाते जाएंगे दबाते जाएंगे दबाते जाएंगे तो क्या बन जाएगी, प्लेट बन जाएगी, एक प्लेट बन जाएगी। तो कैसा दिखेगा, तो दिखेगा कैसा दिखेगा, दिखेगा कैसे, दिखेगा ऐसे, ये और देखिए क्या दिखेगा पीछे, पीछे देखें तो क्या हमको सिग्मा एक्स दिखाई देगा, हाँ दिखाई देगा। कौन से कंपोनेंट खत्म हो जाएंगे, जेड वाले कंपोनेंट खत्म हो जाएंगे, सिग्मा एक्स दिखाई देगा, दिखाई देगा। टाउ एक्स वाई दिखाई देगा, दिखाई देगा। और टाउ वाई एक्स दिखाई देगा, दिखाई देगा। क्या टाउ एक्स जेड दिखाई देगा, नहीं, खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या टाउ वाई जेड दिखाई देगा, खत्म हो जाएगा। और सिग्मा जेड जेड दिखाई देगा, खत्म हो जाएगा। तो कौन कौन से कंपोनेंट खत्म हो जाएंगे, कोई पूछे सिग्मा जेड जेड कितना हो जाएगा, 0। कोई पूछे टाउ एक्स जेड कितना हो जाएगा, 0। कोई पूछे टाउ वाई जेड कितना हो जाएगा, 0। तो ये 2D बदल गया, ये 2D में बदलना ही कहलाता है प्लेन स्ट्रेस। क्या कहलाता है, प्लेन स्ट्रेस। तो इसे क्या कहोगे, आप कहेंगे कि सर 2D में बदला तो क्या क्या दिखाई देगा, यहां पे सिग्मा एक्स एक्स दिखाई देगा, यहां क्या दिखाई देगा, सिग्मा वाई। अब हम दोनों तरफ दिखा रहे हैं, इधर भी तो इधर भी। क्यों दिखा रहा दोनों तरफ, क्योंकि सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में। सिग्मा वाई वाई तो ये भी कितना होगा बच्चों, सिग्मा वाई वाई। यहां क्या दिखाई दिया था, टाउ एक्स वाई, और यहां क्या दिखाई दिया था, टाउ वाई एक्स। तो इसकी चोंच देखो, टाउ एक्स वाई, इसको किधर रोटेट कराना चाहेगा, देखो किधर, एंटी क्लॉकवाइज। और इसकी चोंच देखो, क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा तो ये पूरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा, और ये क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। तो एक्स प्लेन में क्या होता है, टाउ एक्स वाई होता है, और वाई प्लेन में टाउ वाई एक्स होता है। और ये बताइए आप क्या डिफॉर्मेशन चाह रहे हैं कि रोटेशन भी चाह रहे हैं। सॉम में हम कोई, जैसे हम चल रहे हैं, ये क्या है, ट्रांसलेटिव मोशन। मैं नाच रहा हूं, ये क्या है, रोटेटिव मोशन। ये सब कहां देखते हैं, मैकेनिक्स में। सॉम में हम केवल क्या चाहते हैं, डिफॉर्मेशन। तो ये बताइए अगर टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स बराबर नहीं हुआ, टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स बराबर नहीं हुआ, तो बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो फॉर नो रोटेशन, नो रोटेशन क्या होना चाहिए बच्चों, टाउ एक्स वाई किसके बराबर होना चाहिए, टाउ वाई एक्स के। और ये कहां से आता है, कम्स फ्रॉम क्या इक्वेट करने पे आता होगा, फोर्स को बैलेंस कराने पे कि मूवमेंट को बैलेंस कराने पे, मूवमेंट को बैलेंस कराने। तो कम्स फ्रॉम बैलेंसिंग मोमेंट। ठीक है, तो ये 2D बन गया। ये 2D को ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं,
प्लेन स्ट्रेन। तो आप कहोगे क्या कहोगे, सर हर प्लेन में, सर हर प्लेन में 2D में एक नॉर्मल होता है और एक शियर होता है। यहां पे एक नॉर्मल है और एक शियर है, यहां पे एक नॉर्मल है और एक शियर है। तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई। अगर मैं पूछूं 3D में हर प्लेन पे एक नॉर्मल, 2 शियर, और 2D में हर प्लेन पे एक नॉर्मल और एक शियर होता है। बिल्कुल क्लियर, लॉक किया जाए तो आगे बढ़ते हैं। तो आपने कहा कि सर और ये बराबर क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर बराबर नहीं हुआ, मान लो ये बड़ा हुआ ये छोटा, तो बॉडी क्या करेगी, रोटेशन। और हम क्या चाहते हैं, क्या रोटेशन चाहते हैं, नहीं। क्या हम मूव कराना चाहते हैं, नहीं। इसीलिए सिग्मा एक्स इधर था तो इधर भी सिग्मा एक्स था, यहां सिग्मा वाई था तो यहां सिग्मा वाई था, जिससे बॉडी मूव ना करे और बॉडी नाचे ना। इसके लिए मोमेंट को बैलेंस कराने पे क्या आता है, टाउ एक्स वाई किसके बराबर आता है, टाउ वाई एक्स। तो आपने कहा कि सर आप क्या कहना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि मैं ना कहना चाहता हूं कि मान लो मैं कहना चाहता हूं कि ये 2D अब ले रहा हूं, मैं 2D ले रहा हूं। 2D में ये एक प्लेन है, इस प्लेन पे क्या होगा, एक नॉर्मल होगा और क्या होगा, एक शियर होगा, कुछ होगा सिग्मा 1 टाउ 1। एक प्लेन ये होगा, यहां भी एक नॉर्मल होगा और एक शियर होगा, यहां भी एक प्लेन होगा, यहां पे भी एक नॉर्मल होगा और एक शियर होगा। ये सिग्मा 2 मान लो, ये सिग्मा 3 मान लो। तो हमारी जिंदगी में कितने प्लेन होंगे, इनफाइनाइट। कितने प्लेन होंगे, टक 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 काटते जाओ, थीटा बदलते जाओगे, प्लेन भी बदलता जाएगा। तो आप कहोगे कि हमारी जिंदगी में इनफाइनाइट प्लेन है और हर प्लेन पे एक नॉर्मल होगा और एक शियर होगा, हर प्लेन पे एक नॉर्मल होगा और एक शियर होगा। तो अब आप कहोगे कि हर प्लेन पे हमको नॉर्मल और शियर निकालने के लिए कुछ जुगाड़ पता होना चाहिए। हर प्लेन पे नॉर्मल और शियर निकालने के लिए क्या होना चाहिए, जुगाड़ पता होना चाहिए। और उस जुगाड़ का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्या नाम है उसका, तो कोई पूछे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है, अभी हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो आप कहोगे हर प्लेन पे एक नॉर्मल होता है और एक शियर होता है। तो हर इंक्लाइंड प्लेन पे एक नॉर्मल होता है, एक शियर होता है। हमारी जिंदगी में कितने प्लेन हैं, इनफाइनाइट। तो हर प्लेन पे एक नॉर्मल एक शियर है, तो उसको निकालने के लिए कुछ जुगाड़ होना चाहिए। उस जुगाड़ का नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की सहायता से आप किसी भी इंक्लाइंड प्लेन में नॉर्मल और शियर निकाल सकते हैं। तो क्या लिखोगे, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, with the help of transformation equation we get normal and shear stress on any inclined plane। थोड़ा सुंदर लिख दें, थोड़ी राइटिंग बच्चों डॉक्टरी करते करते क्या हो गई, गंदी। इसको बिगाड़ देते हैं और थोड़ा सुंदर लिखते हैं। यहां क्या लिखिए, एनी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वी कैन नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस ऑन एनी इंक्लाइंड प्लेन। ये बिगाड़ दिया। तो अभी तक क्या सीखा, अभी तक सीखा स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं, क्लियर। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक नॉर्मल और एक शियर। उसके बाद हमने 3D में क्या देखा, नॉर्मल और शियर। हर प्लेन पे एक नॉर्मल था, 2 शियर था। और 2D में क्या देखा, हर प्लेन पे एक नॉर्मल था और एक शियर था। अब हम बातें किसकी करेंगे, 2D की 3D की, 2D की। किसकी बातें करेंगे, 2D की। तो आप कहेंगे हर प्लेन में काटा, धाड़ 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 धाड़, तो कितने प्लेन बनेंगे, इनफाइनाइट। तो हर प्लेन में एक नॉर्मल होगा और एक शियर होगा। तो हर प्लेन में एक नॉर्मल और शियर निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो आप कहेंगे होती क्या है सर, बड़ी लालसा हुई। तो लालसा हुई तो हमने कहा कि ये फॉर्मूला होता है। मान लीजिए तुम हो तुम हो तुम हो तुम हो, ये यहां पे ये इंक्लाइंड प्लेन काटा, धार। ये कौन सा प्लेन है, ए। कौन सा प्लेन है, ए। तो इस प्लेन में क्या होगा, एक नॉर्मल होगा सिग्मा एक्स डैश और एक शियर होगा टाउ एक्स डैश वाई डैश। एंगल वर्टिकल से कितना ले लिया, वर्टिकल से एंगल कितना ले लिया, थीटा।
वर्टिकल एंगल कितना ले लिया, थीटा। तो ये निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स डैश का निकालने का फॉर्मूला होता है, अभी प्रूव कराएंगे। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। और टाउ एक्स डैश वाई डैश का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। जहां थीटा एंगल कहां से, वेयर थीटा इज एंगल फ्रॉम वर्टिकल प्लेन। एग्जामिनर चालाक होता है, कैसे चालाक होगा वो, कैसे दे देगा, हॉरिजॉन्टल सा एंगल दे देगा, कहेगा लो मैंने दे दिया हॉरिजॉन्टल सा एंगल। तो अगर हॉरिजॉन्टल से 30 देगा, मान लो ये 30 दिया है, ये 90 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 60। तो अगर हॉरिजॉन्टल एंगल 30 दिया है तो इस फॉर्मूले में हम 30 रखेंगे नहीं, कितना रखेंगे 60, क्योंकि एंगल कहां से है, वर्टिकल से। तो अब आप कहोगे सर मुझे क्या क्या दे दीजिए, सिग्मा एक्स दे दीजिए, सिग्मा वाई दे दीजिए और टाउ एक्स वाई दे दीजिए, और क्या दे दीजिए, थीटा। और थीटा एंगल कहां से है बच्चों, वर्टिकल से। थीटा एंगल है वर्टिकल से। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पे 2 केस बन सकते हैं, मैंने काटा ऐसे धार और ऐसे काटा धार। यहां पे वर्टिकल से, ये वर्टिकल से किधर है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। और यहां काटा है तो ये वर्टिकल से क्लॉकवाइज है। तो साइन कन्वेंशन ध्यान रखना, साइन ध्यान रखना, अगर इफ थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज टेक पॉजिटिव, इफ थीटा इज क्लॉकवाइज टेक निगेटिव। क्या कहा, हम प्लेन को देखेंगे वर्टिकल से, यहां पे कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, ये वर्टिकल है, ये इंक्लाइन प्लेन है, तो ये वर्टिकल से क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। तो हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव। और यहां पे देखिए ये इंक्लाइन प्लेन है, ये वर्टिकल से किधर है, क्लॉकवाइज, तो क्या लेंगे, निगेटिव। मतलब ये लेंगे, अगर ये मान लो 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री, तो ये 60 लेंगे, और ये 60 होता तो क्या लेते, -60। क्यों -60 लेंगे, क्योंकि अभी हमने लिखवाया एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं, निगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को लेते हैं पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं, निगेटिव। तो अब गाना गाते हुए क्या क्या चाहिए, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई और थीटा। थीटा एंगल कहां से है, वर्टिकल से। क्लॉकवाइज है तो निगेटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव। कितना भी कठिन सवाल दे दे, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप 2 सवाल करेंगे तो आंसर आएगा और आना पड़ेगा। तो अभी ये प्रिंसिपल से पहले एक स्लाइड और जोड़ते हैं, एक स्लाइड और जोड़ते हैं। तो एक स्लाइड और जोड़ते हैं यहां पे, इंसर्ट न्यू स्लाइड। ठीक है, अब आपने कहा कि सर ये आया कहां से, सर आया कहां से। तो देखिए आप कहेंगे सर ये प्लेन है, कैसे काटा था ना, धाड़, मान लो काट लिया और काट के अलग कर दिया। उधर वाले पोर्शन, जैसे मुर्गे को काटा तो लेफ्ट पोर्शन होता है, राइट पोर्शन है, तो हमने कौन सा पोर्शन ले लिया, लेफ्ट। ये राइट वाला लिया है, लेफ्ट वाला पोर्शन ले लिया। तो यहां पे क्या था, सिग्मा एक्स, यहां क्या था बच्चों, सिग्मा वाई, और ये क्या था, ये क्या था, यहां पे क्या था, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, यहां क्या था, चोंच के, ये क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, और यहां क्या था, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हमने सही बनाया गलत बनाया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसको करिए, आप कहेंगे सर आपने चोंच गलत ली है, हमने कहा हाँ गलत ली है, तो आप किधर लोगे, एंटी क्लॉकवाइज, यहां किधर होगा, क्लॉकवाइज। इसका नाम क्या होगा, टाउ, टाउ एक्स प्लेन था और डायरेक्शन कितनी थी, वाई, और ये क्या था, टाउ वाई एक्स, और दोनों बराबर होंगे आपस में। अब यहां पे ये एक प्लेन है कि नहीं है, वर्टिकल से कितने एंगल पे, थीटा, तो ये क्या होगा, यहां नॉर्मल होगा एक, और ये क्या होगा, शियर होगा, टाउ एक्स डैश
वाई डैश। इसका एरिया कितना ले ले, ए, तो ये भाई साहब कितना हो जाएंगे, ए कॉस थीटा, और ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, ए साइन थीटा। आप किसको बैलेंस करा देंगे, स्ट्रेस को कि फोर्स को, फोर्स को बैलेंस कराएंगे। किसको बैलेंस कराएंगे, फोर्स को बैलेंस कराएंगे। तो फोर्स को बैलेंस कराएंगे तो हम कहेंगे कि फोर्स को बैलेंस करा दीजिए इन डायरेक्शन में। ये मेरी एक्स है, इसको मान लिया हमने एक्स, और इसको क्या मान लिया, वाई। क्या मान लिया, वाई नहीं। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलेंगे नए जोश के साथ नए लेक्चर में।